नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपका एमपीपीएससी के द्वारा एक एग्जाम करवाया गया था जिसका इंटरव्यू 31 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, वो आपका है एमपीपीएससी द्वारा आयोजित आपका प्राचार्य, उप संचालक और सहायक संचालक तकनीकी, ये आपका है। दूसरा आपका सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के पद पर, यानी कि आपका जो कि तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में ये आपका पद है, इसका यानी कि आपका इंटरव्यू होना है। अब इसकी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, और ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि एमपीपीएससी के द्वारा बहुत सारे यानी कि आपके अलग अलग पदों के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये आपका एमपीपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा से संबंधित नहीं है, ये आपका तकनीकी परीक्षा से संबंधित है। तो इसका आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका कुछ अलग होगा, लेकिन ये मान लें कि एमपीपीएससी द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, तो इसीलिए ये तो नहीं कह जा सकता सिविल सर्विसेज से बिल्कुल हटके सब कुछ होता है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू से हट करके बहुत सारी चीजें आपको करनी होंगी, और वो आपको किस बात पर ध्यान रखना है और क्या क्या बातों को आपको अपने इंटरव्यू में शामिल करना होगा। तो देखिए, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आपका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, किस किस आपको चीज पर फोकस करना है। तो पहला फोकस आपको डैप पर होना चाहिए, मतलब जो आपने लोक सेवा आयोग को अपना डैप बना करके भेजा है, इसमें जो भी आपने विवरण दिए हैं उससे संबंधित आपकी जानकारियां पूछी जाएंगी। फिर आपका तकनीकी विषय से आपकी जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर आपका करंट अफेयर्स, ये आपका यानी कि समसामयिक मुद्दे जो होते हैं उन पर भी आपसे चर्चा होगी। तो ये डैप से रिलेटेड आपसे क्या क्या चर्चा होंगी, वो आपका जैसे आपने उसमें नाम लिखा हुआ है उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नाम में यही रहता है कि सबसे पहले आपका नाम जो है उसका मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए, और यदि आपके नाम से संबंधित कोई फेमस पर्सनालिटी है तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि आपके नाम से संबंधित एक से ज्यादा फेमस पर्सनालिटी अभी प्रेजेंट में है, या आपके पास्ट में कोई रही है, या कोई हिस्टोरिकल है या माइथोलॉजिकल कोई आपकी पर्सनालिटी है आपके नाम से रिलेटेड, तो वो यानी कि आपको उनके बारे में भी जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। फिर आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट और दूसरा जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी का ही है, तो 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस होता है, तो उसमें कुछ आपसे उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपका 5 जून को आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, तो 5 जून यानी कि आपका विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर मान लीजिए आपका जो ईयर है डेट ऑफ बर्थ का वो 1994 का है, तो उससे रिलेटेड इनके 1994 में क्या क्या घटनाक्रम हुए, तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपका गृह जिला, आपका जो होम टाउन है, होम डिस्ट्रिक्ट है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं कि आप जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले से संबंधित आपकी ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, डेमोग्राफिक और टूरिस्ट प्लेस जो है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका वहां पर आपके जिले में कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह है तो उनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट कोई बड़ा सा है, कि आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका जैसे आईटीआई स्कूल हो गया, आईटीआई कॉलेज हो गया, या फिर आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या और कोई बड़ा संस्थान है जो टेक्निकल यानी कि फील्ड का है तो उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित और आपका एक्सपीरियंस से संबंधित। तो एजुकेशन में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्यादातर वो आपका यानी कि आपने बी किया हुआ है या आपने बीटेक किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपने डिप्लोमा भी किया है क्योंकि डिप्लोमा को भी मान्य किया गया था, डिप्लोमा किया है, तो जिस आपकी ब्रांच से रिलेटेड बी किए है आपने या बीटेक किया हुआ है,
या आपका हायर एजुकेशन में एमई या एमटेक भी है तो उससे और ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मोस्टली आपसे जो ग्रेजुएशन जिस फील्ड से है या आप जिस ब्रांच से हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपने यदि हायर एजुकेशन कर लिया है यानी कि एमई और एमटेक यदि आपका हो गया तो फिर उसका और ज्यादा आपका वेटेज बढ़ जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने पीएचडी कर लिया है, रिसर्च आपने कर लिया है तो फिर और भी ज्यादा आपका वही टॉपिक स्पेसिफिक हो जाएगा जिस पर आपने पीएचडी किया है, उस पर आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपके इसमें क्वालिफिकेशन में था कि आपको यानी कि 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जो भी आपने एक्सपीरियंस बताया है, जिस टाइप का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। मान लीजिए आपका सेल में आप थे या गेल में आप थे या आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में थे, कहीं भी इसी प्रकार, या आप कम्युनिकेशन में थे, कहीं भी जो भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रहा, तो उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड यानी कि सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। वो आपका यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपने वहां पर प्रैक्टिकली वर्क किया हुआ है, एक्सपीरियंस आपने वहां पर गेन किया है। क्योंकि जो आपने यहाँ पर बी या बीटेक या आपने डिप्लोमा जो भी किया था वो आपका एक थ्योरेटिकल नॉलेज वाला था, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस तो आपने खुद गेन किया ना, वहां पर आपने बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल के तौर पर की हैं, तो उनका यानी कि आपसे यानी कि क्वेश्चन ये उम्मीद की जाती है कि आप वहां पर उसका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देंगे, ये उम्मीद की जाती है। इसके बाद आपका हॉबीज या कोई ऐसा काम जो आपके सिलेक्शन में सहयोग करता है, तो हॉबीज यानी कि अलग अलग पर्सन की अलग अलग हॉबी हो सकती हैं, तो हॉबी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई आपकी ये हॉबी जो है वो आपकी कैसे डेवलप हुई, कब डेवलप हुई, और इस हॉबी के लिए आप कैसे टाइम निकालते हैं, कब टाइम निकालते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस हॉबी का आपका जब ये सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप यानी कि प्रिंसिपल बन जाएंगे या आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएंगे, तो उस समय यानी कि उस हॉबी का किस तरह से अपने काम में यूज करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। या अभी तक आपने जो एक्सपीरियंस कर रहे थे या आपने जो जॉब कर रहे थे उसमें इस हॉबी का किस तरह से यूज किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हॉबी से रिलेटेड यानी कि आपको कंप्लीट यानी कि नॉलेज होना चाहिए, हर फील्ड से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हॉबी है कविताएं लिखना, है ना, तो आपको कविता लिखना आना चाहिए, वो आप बताएंगे। आपने कहा कि मूवी देखना, तो मूवी देखना आपकी हॉबी है, तो किस टाइप की आप मूवी देखते हैं, फिर उसमें आपका ये जो इंजीनियरिंग वाला एंगल भी डाल दिया जाएगा कि उसमें टेक्निकल चीजें भी कुछ आपसे पूछ ली जाएंगी। नहीं, इस टाइप की मूवी मान लीजिए कोई आती है, जैसे पुष्पा 2 मान लीजिए मूवी आपने हाल ही में देखा, आपकी हॉबी भी नहीं मूवी देखना है, तो उसमें यानी कि कुछ आपका यानी कि टेक्निकल चीजों को भी उसमें पूछा जा सकता है। तो ये आपका यानी कि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड भी इन्हीं चीजों को रिलेटेड कर दिया जाता है आपकी हॉबी से, है ना। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में सभी लेवल की घटनाएं, खास करके आपके नेशनल और स्टेट लेवल की घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी आपका करंट में वो चीजें डाली जाती हैं जो आपके यानी कि टेक्निकल इशू से रिलेटेड होंगी। या मान लीजिए जैसे भारत सरकार के द्वारा कोई ऐसी चीज जारी की गई है जो टेक्निकल पॉलिसी पर डिपेंड है, या टेक्निकल कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, या एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कोई टेक्निकल पॉलिसी बनाई जा रही है, या एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कोई टेक्निकल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, है ना। उसमें भी आपका जैसे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपके वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में पूछा जा सकता है। इसी आपका करंट अफेयर्स में आपका जो एनईपी है यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खास करके आपका एनईपी में जो एजुकेशनल पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें आपका टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, है ना, इस तरीके से यानी कि आपका जो डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, ये बहुत सारी चर्चा आपसे करंट से की जा सकती है। इसके बाद आपका टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उससे तो आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाना है। इसमें आपकी ये मान के चलिए कि जो आपने जब पेपर दिया था तो उसमें 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट का एमपी से रिलेटेड था, तो एमपी से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी थी वो तो उसमें वो पूछ ली थी उन्होंने। अब आपसे देखिए करंट से रिलेटेड जो जानकारी होगी वो यहाँ पर आपकी फर्स्ट पार्ट की आ जाएगी। सेकंड पार्ट जो आपका था वो सब्जेक्ट से रिलेटेड था,
उसमें जो 10 यूनिट थी आपकी, उन 10 यूनिट्स को बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। कम से कम स्टार्टिंग के 4-5 यूनिट तो बहुत अच्छी तरीके से, फिर आपकी स्पेसिफिक यानी कि ब्रांच से रिलेटेड हो जाती है। तो जिस ब्रांच से आप रिलेट करते हैं या आपकी जो बी या बीटेक की डिग्री है उस या डिप्लोमा है, उस ब्रांच को और अच्छी तरह से आप फोकस कर लीजिए। तो ये आपको यानी कि अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा था वो आपने एक थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ा था, अब सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर यानी कि आपसे वहां कनेक्ट करवाते हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे कुछ और चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, उन पर आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले कि आपसे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया था कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। तो ये इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती है वो हमें शामिल करना चाहिए। भाई इंट्रोडक्शन तो सभी लोग दे देते हैं, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन ऐसा इंप्रेसिव होना चाहिए कि हाँ लगे कि ये व्यक्ति ने अच्छी तरह से बताया। अब इंट्रोडक्शन में कई लोग क्या करते हैं कि अपने बारे में बताना शुरू किया, उसके बाद अपने फैमिली के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फिर यानी कि अपनी स्कूलिंग के बताते हैं। तो आपको यानी कि ध्यान रखना है कि इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं ये बताना है, फिर आपको बताना है कि प्राइमरी एजुकेशन आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई और किस सिटी से हुई, और फिर उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है ग्रेजुएशन, यानी कि बी या बीटेक आपने जो भी किया है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो किस कॉलेज से किया है, किस ब्रांच से किया है, और उस कॉलेज के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है यानी कि एमई या एमटेक कर लिया है तो उससे रिलेटेड आपको यानी कि पूरी जानकारी उससे होनी चाहिए। इसके बाद सबसे ये आप बता करके फिर आप ये बताएंगे प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में तीनों ही टाइम पीरियड आपका यानी कि ड्यूरेशन काउंट किए जाते हैं या आपने बताया जाता है, यानी कि पास्ट भी पूरा आपने बता दिया, फिर प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं ये भी आप अपने इंट्रोडक्शन में शामिल करें। और फिर फ्यूचर विजन भी देखना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में कि फ्यूचर में आप यानी कि इस पोस्ट पर पहुंच करके क्या काम करना चाहेंगे या किस तरह से काम करना चाहेंगे, ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि मैं इस यहां से आया हूं, अपना नहीं होम डिस्ट्रिक्ट का नाम लेते हुए, फिर अपनी प्राइमरी एजुकेशन बताइएगा, फिर आप अपने बीटेक के बारे में बताएं, यदि एमई या एमटेक किया है तो वो बताएं, और यदि आपने पीएचडी किया है तो वो भी आप बताइएगा। फिर प्रेजेंट में आप कहां पर वर्किंग है वो आप अपना बताइए, और फिर आप यानी कि ये भी फ्यूचर विजन भी बताएंगे कि आप यानी कि सिलेक्ट होने के बाद में यानी कि प्रिंसिपल बनने के बाद या असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद में आप यानी कि इस फील्ड में क्या नया करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी सामान्य से जो प्रश्न होते हैं, सामान्य प्रश्न में मतलब आपका यह है कि सीधा सीधा आपने आपसे पूछ लिया जनरल क्वेश्चन कि आप इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हो, यानी कि आपका जो है ना स्किल डेवलपमेंट और आपका जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है तकनीकी और कौशल विकास और रोजगार विभाग, इसमें क्यों आना चाहते हो, तो आपका एक सटीक उसका आंसर होना चाहिए। फिर यह है कि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट करूं, तो आपको अपनी क्वालिटी बतानी है। फिर ये आप बताएं कि एक अच्छा प्रिंसिपल, उन्होंने पूछा कि एक अच्छे प्रिंसिपल यानी कि आईटीआई या आप किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बनाए जाते हैं तो एक अच्छे प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या असिस्टेंट डायरेक्टर में एक अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। फिर आपके व्यक्तित्व से संबंधित यानी कि आपका जो पर्सनालिटी है उसकी आपको स्ट्रेंथ बतानी है, यानी कि आपको अपने व्यक्तित्व का सबल पक्ष यानी कि स्ट्रेंथ बतानी है, और आपको अपने व्यक्तित्व की वीकनेस बतानी है, दुर्बल पक्ष बताना है। तो जो भी आप बताएंगे उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी पर्सनालिटी के। तो आपने कह दिया जैसे कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्किंग या ऑनेस्टी, या जो भी आप बताएंगे वो यानी कि आपसे उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बताएं कि हाँ मैं कैसे मान लूंगा आप ऑनेस्ट हैं, कोई एग्जांपल देकर के आप बताएं, तो वो इस तरह से पूछ सकते हैं, है ना। फिर आपने कहा कि मैं हार्ड वर्किंग हूं, तो कैसे मान लिया कि हार्ड वर्किंग है, तो हार्ड वर्कर यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्मार्ट वर्कर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। फिर आपने अपनी वीकनेस बताई, जो भी आपने कहा कि मैं तो बहुत इमोशनल हूं, अरे तो ये इमोशनल व्यक्ति तो ठीक नहीं होता है ना, वो कहेंगे आपसे
कोई इमोशनल है तो आपसे कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम करवा सकता है, तो आप कह सकते हैं ये मेरी नहीं कि इतनी वीकनेस नहीं है कि मैं कोई नियम विरुद्ध काम कर दूंगा, यानी कि अपने नियम कानून को तो मैं ध्यान में रखूंगा, लेकिन लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति है होती है, मेरी भावुकता होती है, फीलिंग होती है। इस तरह से आप आंसर को देने की कोशिश करेंगे। अगले जो क्वेश्चन, ये सारे आपको किस तरह से देना है या किन किन बातों पर आपको फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहले आपका फर्स्ट इंप्रेशन, कहा भी जाता है ना कि किसी व्यक्ति से जब हमारी मुलाकात हो तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यही तो कहा जाता है। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब आपको प्यून आपके यानी कि इंटरव्यू बोर्ड के गेट के सामने छोड़ के चला जाता है, और वहीं से आपका यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन स्टार्ट होता है कि किस तरीके से आप गेट को खोल रहे हैं और किस तरह से आप वहां पर खड़े होकर के यानी कि इंटरव्यू बोर्ड से आने की परमिशन मांग रहे हैं, है ना, कि सर मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं कम इन सर, जो भी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आप परमिशन लेंगे। और वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपको इस तरह से क्रॉस में खड़े होना है कि एक पैर आगे एक पीछे और थोड़ा से झुके हुए, इस तरह से कि आने की आप अनुमति मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। तो जैसे ही आप यानी कि अंदर आएंगे तो ये ध्यान रखें कि गेट खुला नहीं छोड़ा है या गेट अपने आप खुला मतलब अपने आप बंद हो जाएगा, नहीं, आप पूरा गेट बंद करते हुए आएंगे। फिर उसके बाद यानी कि आप जैसे आएंगे चल करके, तो चलने में आपका जो है ना एक बॉडी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से होना चाहिए कि उसमें कॉन्फिडेंस दिखे, नहीं तो एकदम से नर्वसनेस दिख रही है आपकी बॉडी में या आप बॉडी डल दिखाई दे रही है, वो नहीं, एकदम बॉडी एकदम से एनर्जेटिक होना चाहिए। और आपका जैसे ही आप यानी कि चेयर के पास में आते हैं, चेयर पर पास में आने से पहले वहीं पर आप उनको अभिवादन करेंगे, विश करेंगे, जो भी आपका तरीका हो कि नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, या शाम का टाइम हो जाता है तो गुड इवनिंग, ये आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फाइल आपके हाथ में है तो फाइल को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इवनिंग करते समय फाइल को ऊपर नीचे नहीं करें, फाइल वहीं बनी रहेगी इस तरीके से, है ना। और आपका ये हाथ बिल्कुल ऐसे, हाथों में स्ट्रेस नहीं दिखना चाहिए कि साहब एकदम दिख रहा है कि साहब आप एकदम से घबराए हुए हैं, नर्वस हैं तो हाथों में स्ट्रेस आ रहा है, ये चीजें भी और साइकोलॉजिकल तौर पर देखी जाती हैं। तो जैसे ही आपने उनसे अभिवादन किया तो फिर वो आपको बैठने के लिए जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आप खड़े रहिएगा, नहीं कि बोले कि चेयर तो मेरे लिए डली है मैं बैठ जाऊं, नहीं, जब वो आपको बैठने के लिए बोलते हैं तो आप बैठ जाएंगे और बैठने के बाद तुरंत ही उनको आप थैंक यू बोलेंगे। ये कस्टम होती है सारी चीजें, इनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है हड़बड़ाहट में यानी कि हम नर्वस हो जाते हैं या तो उस कंडीशन में ये चीजें हम मिस कर जाते हैं। तो इसको हमने फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये मान के चलिए कि आपका लगभग 20% इंटरव्यू गेट से आने तक और चेयर पर बैठने तक हो गया। फिर चेयर पर जब आप बैठते हैं तो आपका बॉडी यानी कि लैंग्वेज पूरी कॉन्फिडेंट होना चाहिए उस समय तक। फिर बॉडी पोस्चर क्या हो, आप जब चेयर पर बैठे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप एकदम से चेयर से टिक के नहीं बैठेंगे, कंफर्ट जोन में नहीं चले जाएं, या आप कंफर्ट यानी कि उसमें सिचुएशन में नहीं बैठे हैं। आप कैसे बैठेंगे, एकदम अलर्ट जैसे। अलर्ट में कैसे कि जो पीछे आपका चेयर है उस पर हिप आपकी टच होना चाहिए और ये आपकी पीठ है वो टच नहीं करना चाहिए, लगभग 45 डिग्री का एंगल बन जाना चाहिए, मतलब एक अलर्ट मोड में आप बैठेंगे, मतलब दिखना चाहिए कि हाँ पर्सन बिल्कुल अलर्ट मोड में बैठा हुआ है, एक एनर्जेटिक पर्सन बैठा हुआ है। इस तरीके से आप बैठने की कोशिश करेंगे। फिर आपका आई कांटेक्ट बराबर बना रहना चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहते हैं ना कि आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। आंखों में आंखें डालने का मतलब ये नहीं घूरना नहीं है उनको, मतलब एक सहज तरीके से उनसे बात करनी है, तो आई कांटेक्ट बराबर बना रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कुछ चीज भूल रहा है तो ऊपर देखने लगता है या नीचे देखने लगता है, मतलब आंखें चुराता है, नहीं, यदि आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो भी आप यानी कि आई कांटेक्ट में रहेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे याद ही नहीं आ रहा है, और तो फिर आप सॉरी बोल सकते हैं कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है, या आपको ये लगता है कि मुझे कुछ डाउटफुल कंडीशन है तो आप उनसे परमिशन भी ले सकते हो कि सर मैं क्या गैस कर सकता हूँ, है ना। तो वो इस तरीके से यदि कहते हैं हाँ ठीक है बताइए, तो फिर आपको बताना है, अदरवाइज नहीं बताना है, गलत नहीं बताना है, ये ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू बोर्ड का एक ही फंडा होता है कि आप कोई भी चीज गलत नहीं बोलेंगे। आपको नहीं आता है आप सॉरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने गलत बोला तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, तो आपको गलत कैसे भी अपनी तरफ से नहीं बोलना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है
ये आपका ड्रेस है ना, ये ड्रेस आपकी बिल्कुल कैसे होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, है ना। अभी सर्दियों का टाइम रहेगा तो आप सूट पहन करके जाएं, और सूट में भी आपका जो डार्क कलर का सूट पहन करके जाएं, लाइट कलर का सूट पहन करके नहीं जाएं। इसमें आपका ब्लैक सूट हो सकता है, नेवी ब्लू हो सकता है, ग्रे कलर भी चलेगा, है ना। इस टाइप के सूट पहन करके आप जाएं, और शर्ट आपकी यानी कि लाइट कलर में होना चाहिए। यदि आप चाहें तो ब्लू, नेवी ब्लू के साथ में स्काई ब्लू शर्ट भी पहन सकते हो, व्हाइट भी पहन सकते हो, और आपको चाहें तो ऑफ व्हाइट भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यानी कि शर्ट इस तरह से, और यदि टाई आप लगाते हैं, है ना, तो ही आप लगाए, अदरवाइज वहां पर यानी कि ऐसा आपको लगता है कि मैं वहां सहज नहीं रह पाऊंगा तो टाई मत लगाइए, और यदि आप लगाते हैं तो बिल्कुल लगा करके जाएं टाई आप, ठीक है। तो ये ड्रेस आपकी बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। ड्रेस में आपका यानी कि बेल्ट भी यानी कि लगा होता है, और शूज भी उसी में आ जाते हैं। तो शूज आपके ब्लैक कलर के होना चाहिए, और एकदम चमचमाते हुए नहीं होना चाहिए कि आप नए शूज पहन के उसी दिन जा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा 1-2 दिन पहले से पहन के देख लें, क्योंकि उसमें ये नहीं होगा कहीं हमारे उसमें कंफर्ट नहीं है ना। तो इस तरीके से ड्रेस को आप तैयार करके अच्छी जाएं, बढ़िया। और वो नहीं कि था नहीं कि शादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से बिल्कुल आप क्लीन शेप में जाएंगे, मतलब आपका हाँ मूछें रख सकते हैं, लेकिन आपकी शेविंग पूरी बनी हुई होना चाहिए, है ना। कि हल्के हल्के जो आजकल चल रहा है ना, थोड़े थोड़े बाल वाला फैशन, वो वाला नहीं जाना है आपको, मतलब शेविंग करके जाना है। और फिर इसके बाद है फेशियल इंप्रेशन, आपके यानी कि चेहरे के हाव भाव कैसे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, मतलब आपसे बात करते समय उनको इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना। तो वो यही है कि चेहरे पर एक सहज भाव दिखना चाहिए, मतलब न तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, और ना ही एकदम से आप एकदम डल हो गए, वो भी नहीं दिखना चाहिए। एकदम से एक सहज तरीके से आप सिंपलिसिटी के साथ में दिखनी चाहिए। हाँ, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना आपके पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको काम आने वाली है, वो है आपका वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपका बातचीत करने का तरीका कैसे हो, आप कैसे बात को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर हैं वो आपसे जब बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन उनका पूरा कंप्लीट होने दें। ऐसा नहीं कि आपने आधा अधूरा क्वेश्चन सुना और आप बोलना स्टार्ट कर दें, नहीं, पूरा क्वेश्चन उनका कंप्लीट हो, उसके बाद आप पॉज लें, थोड़ी देर रुकें, 2 सेकंड या 3 सेकंड का पॉज लेकर के फिर आप कोशिश ये करें कि स्माइलिंग फेस, मतलब हल्का सा स्माइल करते हुए आप अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे पता चलता है कि हाँ पर्सन मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है ना। लेकिन मतलब स्माइलिंग में और लाफिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वहां वो करने लगे, वो फिर गलत हो जाता है। हल्की सी स्माइलिंग में बताता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंट है। यदि आपको क्वेश्चन को समझ में नहीं आया है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, आप क्वेश्चन को गलत समझ रहे हैं और उस पर यदि आपने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया तो बहुत गलत हो जाता है। बेहतर है कि आपको यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उनसे आप रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, एक होते हैं आपके व्यू बेस्ड क्वेश्चन। कि जहां आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इनमें यदि आपको नहीं आता है तो आप सॉरी बोलिएगा, सीधा सीधा, आप गलत आंसर नहीं दें, क्योंकि फैक्ट तो 1 या 2 ही होते हैं, तो उससे ज्यादा कुछ बात होती नहीं उसमें। आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए। हाँ, यदि आपसे क्वेश्चन आपके व्यू पूछे जाता है, किसी विषय पर, आपके किसी टॉपिक पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो आपके विचार जानना चाहते हैं, तो वहां सॉरी नहीं होता है, वहां आपको यानी कि बताना ही होगा और बताना चाहिए। तो इसमें ये बात ध्यान रखें कि जब चर्चा जो हो रही है उसमें आप जो भी बात कर रहे हैं तो उसी बात में से अगली बात निकल करके आएगी। तो आपने जो बात अभी कही है, अगली बात भी जब आप उसका आंसर देंगे तो उसमें आपका स्टैंड चेंज नहीं होना चाहिए। क्या कि पहली बात में मान लो आपसे सहमत नहीं हुए, नहीं इस तरह से नहीं है, ऐसे होता है, तो फिर अगले क्वेश्चन इसी टाइप से फिर वो पूछेंगे कि जिससे कि आप अपना स्टैंड चेंज कर दें, मतलब आप उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाने लगे। तो ये अच्छा व्यक्तित्व तो नहीं माना जाता है, ये अच्छी पर्सनालिटी नहीं मानी जाती है। उसके लिए जरूरी होता है कि आपने जो स्टैंड ले लिया है उसी स्टैंड के तहत आप आगे की बात भी करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछली बात में और अगली बात में आपके में
कंट्राडक्टरी हो जाए, यानी कि कहीं विरोधाभास हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो ये माना जाता है कि ये कंफ्यूज्ड पर्सन है, और अच्छा व्यक्तित्व कभी हो ही नहीं सकता है। जो हर समय कंफ्यूज्ड रहेगा तो उसकी अच्छी डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं सकती है। जब अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं होगी तो अच्छा मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये जरूरी होता है कि जो भी है आपके क्लियर कट होना चाहिए। वो अलग बात है कि आपकी बात से वो सहमत है कि नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी बात में क्लियर रहिएगा। जो भी आपने बात की है वही बात आगे तक जानी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आज आपसे शेयर की हैं। और यदि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका ये कोर्स चलाया जा रहा है, और ये आपका 31 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा मॉक इंटरव्यू, मतलब सॉरी वहां पर आयोग में इंटरव्यू। और इसके लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो यानी कि आपका मॉक इंटरव्यू 14 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। 14 जनवरी से आपके मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, और हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको मॉक इंटरव्यू अवेलेबल करवाएंगे। ऑनलाइन के लिए आपको हमारे ग्वालियर में जो सेंटर है, ऑनलाइन आपका यानी कि हमारा समीक्षा इंस्टीट्यूट का जो ऐप है, समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऐप पर यानी कि सॉरी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए हमारे समीक्षा इंस्टीट्यूट के ग्वालियर सेंटर पर, हमारे ग्वालियर में सेंटर है, यहां पर आकर के आप ऑफलाइन मॉक दे सकते हैं। इसमें आपका जो इंटरव्यू मेंबर जो होंगे, पैनल होंगे, उसमें आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि टेक्निकल पर्सन होंगे जो आपको टेक्निकल चीजें आपसे पूछेंगे। एक आपका एक्सपर्ट होगा जो आपको यानी कि जनरल चीजें पूछेगा और आपका यानी कि ऑब्जर्वेशन करेगा साइकोलॉजिकल तौर पर। इन सारे मेंबर्स के द्वारा आप यदि हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आते हैं तो आपको ओरली आपको फीडबैक दिया जाएगा, साथ में आपको रिटन फीडबैक भी दिया जाएगा कि आप यानी कि किस तरीके से आपने इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन रहा आपका, आपकी कमियां बताई जाएंगी और आपको सुधार करने का ये बताया कि इस तरह से आप सुधार करेंगे। ठीक है, तो यदि इस हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाकर के हमारा समीक्षा इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उस पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और या आप चाहे तो समीक्षा इंस्टीट्यूट के सेंटर पर आकर भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको और अधिक जानकारी लेना है तो समीक्षा इंस्टीट्यूट का नंबर है 9826228312। इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। और यदि कोई भी आपका डाउट है तो आप यानी कि अपना मैसेज करके यानी कि मुझे बता सकते हैं, तो वो डाउट भी हम आपका क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।